वाक्य शुद्धि पार्ट 2 को हम आज करेंगे। पहला है विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पर त्रुटि क्या है? तो यहाँ पर हम त्रुटि देखेंगे कि कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी इसलिए कि विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर के कारक क्यों आया? चूंकि विशिष्ट अतिथियों के साथ एक संबंध होता है या अतिथि के साथ एक संबंध होता है और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के। हम यहाँ पर देखेंगे कि के क्यों लगाएंगे? चूंकि अतिथि का बहुवचन अतिथियों है, इसलिए संज्ञा के साथ में जो कारक चिन्ह लगेगा वो भी बहुवचन के रूप में लगेगा। तब हम लगाएंगे विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय है। अगर हम इसको एक वचन में करते तो यहाँ पर का लग जाएगा। का विशिष्ट अतिथि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं अगला, दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। अगर हम गाड़ी, ये पहली गाड़ी ले लें और ये दूसरी गाड़ी ले लें, ये गाड़ी ए हो गई और ये गाड़ी बी हो गई। इसमें दो केस बनेंगे। ये हमारा केस ए हो गया और ये हम केस दो में देखते हैं। एक ए गाड़ी है और ये बी गाड़ी है। इसमें हम देखते हैं कि अगर गाड़ियों की दिशा एक ही है तो यहाँ पर हम की चिन्ह लगाएंगे। की चिन्ह लगाएंगे, जैसे कि दो गाड़ियों की दौड़। चूंकि दौड़ होती है तो एक निश्चित बिंदु ऐसे लिया जाता है गाड़ियों का, और वो गाड़ी उसी बिंदु से दौड़ना शुरू करती है एक ही दिशा में। तो हम जैसे कि लगाएंगे कि गाड़ियों की दौड़। अब केस दो लेते हैं, जब दो गाड़ियां आमने सामने हो, ये तो इसके लिए हम हमेशा में चिन्ह लगाते हैं। जैसे दो भाइयों में लड़ाई। दो भाइयों में लड़ाई, ये भाई एक्स है और ये भाई वाई है। जब ये दोनों लड़ाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा में चिन्ह लगेगा। तो हमारे पास दो केस हैं। जब ये एक ही दिशा में गाड़ियां जा रही हों तो वहां पर की चिन्ह लगता है, और जब गाड़ियां आमने सामने हो जाएं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हों, तो वहां पर में चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। गाड़ियों की टक्कर इस सेंस में कि एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है। ये इधर दिशा को जा रही है और ये इधर दिशा से आ रही है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई तो में चिन्ह लग जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर दो गाड़ियों में टक्कर हो गई। अगला है इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पर होगा कि जो को चिन्ह है या को कारक है, ये हमेशा सजीव के साथ लगता है। सजीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव के साथ में हम को चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर शब्दों के बाद में हम को हटाएंगे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इन शब्दों वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये हमारा वाक्य पढ़ने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा लग रहा है, तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा शब्द जोड़ना पड़ेगा जिससे इस वाक्य की जो तारतम्यता है वो बनी रहे। तो हमें पता है हम शब्दों के साथ में को तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये नियम है कि शब्द निर्जीव होते हैं, इनके साथ में हम को नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमें कोई एक ऐसा शब्द चाहिए कि को भी ना हो और इस शब्द की तारतम्यता भी बन जाए। तो ऐसे करते हैं कि इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ये सही हो गया। फिर अगला है मुझे तो आप एक समान हैं। मुझे तो आप एक समान हैं, ये इसका उपयोग गलत किया गया है। अगर हम यहाँ पर कर दें मेरे लिए,
मेरे लिए तो आप एक समान हैं। अगला है आप अवश्य सुने होंगे। अब इस वाक्य की शुद्धि से संबंधित जो रूल है कि अगर क्रिया भूतकाल में जा चुकी है, भूतकाल या इसी को हम पास्ट भी कहते हैं, या जो समय बीत गया हो उसमें जा चुकी हो, तो हमें कर्ता के साथ में ने कारक का चिन्ह लगाना पड़ता है। ये रूल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आप अवश्य सुने होंगे, मतलब कि सुने होंगे। क्रिया किसमें जा चुकी है? क्रिया भूतकाल में जा चुकी है। अब हमारा कर्ता यहाँ पर है आप। इसके साथ हमें ने चिन्ह लगाना पड़ेगा। अभी इससे संबंधित बहुत सारे वाक्य आएंगे वाक्य शुद्धि में, तो हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे जरूरत के हिसाब से और रूल को विस्तार में समझेंगे। तो हमें यहाँ पर आपके साथ में ने लगाना पड़ेगा। अब हमने कारक चिन्ह तो लगा लिया, लेकिन इसको अगर हम पढ़कर देखते हैं तो यह वाक्य पढ़ने में अटपटा लगता है। आपने अवश्य सुने होंगे, यह वाक्य पढ़ने में अटपटा लग रहा है। तो इसमें हम इसको शुद्ध करेंगे कि आपने अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पर ने लगाने की वजह से हमें इन दोनों शब्दों में सुधार करना पड़ेगा। सुना होगा। अगला है मुझे कहा गया था। अब यहाँ पर भी क्रिया भूतकाल में जा चुकी है। कहा गया था, कहा गया था मतलब कि क्रिया भूतकाल में जा चुकी है, तो हमें कर्ता के साथ कोई ना कोई चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ ने लगा देते हैं, मुझे के साथ में हम ने लगा दें, तो यह शब्द व्यवहार में कभी प्रयोग ही नहीं किया जाता है। मुझने कहा गया था, तो इसका हो जाएगा कि हम इसको लिख देंगे कि मुझसे कहा गया था। चूंकि क्रिया भूतकाल में जा चुकी है, तो हमें कर्ता के साथ में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर ने जुड़ा, तो वैसे इसके साथ में से भी जुड़ता है, यानी कि ए, इसका उच्चारण आना चाहिए अगर क्रिया भूतकाल में जा चुकी है। तो ये हो जाएगा कि मुझसे कहा गया था। अगला है मेरे मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका ये रूल है कि अगर हम ऐसे माने कि ये मन है और ये मन के ऊपर प्रभाव पड़ा, ये मन के ऊपर मैंने बना दिया कि ये प्रभाव, मान लेते हैं कि ये मन है। अब प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? तो प्रभाव मन के ऊपर पड़ रहा है। तो ये व्यावहारिक दृष्टि से कहना गलत होगा, जबकि जो प्रभाव होता है वो हमारे मन के अंदर पड़ता है। यहाँ इसके अंदर, मन के अंदर पड़ेगा। तो मेरे मन, या मेरे मन के हटाना पड़ेगा और ऊपर हटाना पड़ेगा, मेरे मन पर प्रभाव पड़ा। अगर इसका रूल हम ऐसे बनाएंगे कि अगर ये मन है और ये प्रभाव है, यहाँ पर ये प्रभाव है, ये ये प्रभाव है, ऐसे ये पढ़ रहा है, तो प्रभाव ये कह रहा है कि केवल इतने हिस्से में पढ़ रहा है, इस मन के ऊपर। तो ये कहना गलत होगा कि प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जो प्रभाव होगा ये मन है, तो इस पूरे पर पड़ेगा, चारों तरफ प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि मेरे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये डायग्राम बनाने का ये मतलब होता है कि अगर हम थोड़ा इसको हम डायग्राम के साथ में ऐड करते जाते हैं तो ये चीज़ें विजुअलाइज होती हैं, और विजुअलाइज चीज़ें हमें ज़्यादा याद आती हैं। इसलिए
इसको प्रयास किया जाता है कि थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से चीज़ों को क्लियर किया जाए। अब अगला है कि वह राम के नाम को लेकर चल पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाम निर्जीव होता है। इसके बाद में इन्होंने को लगा दिया है, हमें को हटाना पड़ेगा। अब इसको हम पढ़ेंगे कि वह राम के नाम लेकर चल पड़ा, और यहाँ पर जो के चिन्ह लगा है इसे बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो हमें इसको एक वचन में यूज करना है। क्योंकि नाम और राम ये सब एक वचन में यूज किए गए हैं, के को इन्होंने बहुवचन में यूज कर लिया है, तो का, की, के ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। का एक वचन पुल्लिंग, की एक वचन स्त्रीलिंग, के इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पर राम एक वचन है, नाम एक वचन है, तो हमें एक वचन वाला कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि का नाम वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, और को हटा देंगे क्योंकि को हमेशा सजीव के साथ में प्रयोग किया जाता है। अगला है मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर जो रूल लगेगा कि लिख दिया हूँ, ये जो क्रिया है वो भूतकाल में जा चुकी है, तो हमें ये अब नियम के अनुसार क्रिया भूतकाल में जा चुकी है, तो हमें कर्ता के साथ में ने कारक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि मैं के साथ ने लगाएंगे। अब इसको एक बार मैं पढ़कर देखता हूँ कि क्या वाक्य ने लगाने पर फिट बैठ रहा है या थोड़ा अटपटा हो रहा है, तो उसको भी सुधारेंगे। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, तो मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है होगा। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है, क्योंकि जब मैंने का प्रयोग किया जाता है तो मैंने के साथ में हूँ नहीं लगता, मैंने के साथ में है लगता है। फिर अगला यहाँ पर मैंने घर जाना था, और इसमें हो जाएगा मुझे घर जाना था। ये बहुत सीधा वाक्य है, इसमें नियम आगे देखते हैं, ये पढ़ने में ही पकड़ में आ जा रहा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें भी और इसमें भी अगर हम देखें दोनों में, तो क्रिया हमारी भूतकाल में नहीं जा रही है। जो क्रिया है, क्रिया यहाँ पर भूतकाल में नहीं जा रही है, भूतकाल में नहीं जा रही है, क्योंकि कर लेना चाहिए ऐसा ये सोच रहा है। अगर यहीं पर ये होता कि मैंने यह काम कर लिया है मतलब कि क्रिया भूतकाल में जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये आदमी ऐसा सोच रहा है कि यह काम कर लेना चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ जो क्रिया है वो भूतकाल में नहीं जा रही है, और लेकिन इन्होंने ने चिन्ह का प्रयोग कर दिया है, जबकि ने का प्रयोग हमेशा हम उस क्रिया में लगाते हैं जहाँ पर वो भूतकाल में जा चुकी होती है। तो इसलिए मुझे पहले नंबर तो ने हटाना होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ने हटाना होगा, क्यों? क्योंकि ये क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो अगर मैं ने को हटा दिया, अब मैं इसको पढ़ता हूँ कि क्या वाक्य अम, इसका जो फ्लो है वो सही लग रहा है। मैं यह काम कर लेना चाहिए। अब इस वाक्य को अभी इस वाक्य को पढ़ने में यह अटपटा लग रहा है, या इसमें फ्लो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। अगर हम अब इसके स्थान पर मुझे करके देखें, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, अब यह वाक्य अम, बात के हिसाब से फिट हो जा रही है, और मैंने ने इसलिए हटा दिया क्योंकि ये रूल के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगला वे अभी अभी खाना खाए हैं। यहाँ पर खाना खाए हैं, यहाँ क्रिया भूतकाल में जा चुकी है, भूतकाल में जा चुकी है, क्योंकि खाना खाए हैं, वे अभी अभी खाना खाए हैं। मतलब कि इस टाइम अगर हम बात करें, अभी अभी मान लीजिए कि इस समय समय क्या हो रहा है, मान लीजिए कि अभी 12 बज रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये क्रिया क्या भूतकाल में जा चुकी है। मतलब कि मैं 12 बजे कह रहा हूँ, 12 बजे क्या ले लूँ मैं, पीएम, पीएम ले लेता हूँ। मैं कहूँ कि वे अभी अभी खाना खाए हैं,
मतलब कि उन्होंने 11:62 पर खाना खा लिया और हम 12 बजे कह रहे हैं कि वे खाना खा लिए हैं। तो होगा क्या? मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, तो ये पता चलता है कि 1 मिनट पहले ही उन्होंने खाना खा लिया है। तो क्रिया किस में चली गई? भूतकाल में। तो इसलिए हमें यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। ने चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ने चिन्ह का प्रयोग वे के साथ तो लगेगा नहीं, और मैं उन्हों के साथ में लगा देता हूँ। उन्हों, चूंकि मैं अपने लिए मैंने करता हूँ और दूसरों के लिए मैं उन्हों करता हूँ, उन्होंने। मैं इसमें ये रूल चलेगा कि एक होता है मैं और एक होता है वे। और वे, मैं, अगर कोई वाक्य मैं है जिसकी क्रिया भूतकाल में जा चुकी है, तो मैं के साथ में ने लगा देता हूँ, ये मेरे लिए बन जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ में है तो वे ने लगाएंगे, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए हम लगाएंगे कि उन्होंने। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि उन्होंने अभी अभी खाना, और खाए है नहीं, खाया है करेंगे, क्योंकि उन्होंने के साथ हमेशा खाया है यूज ही किया जाएगा। खाए हैं नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि उन्होंने अभी अभी खाना, यहाँ पे करेंगे खाया है। फिर अगला है कि 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। यहाँ पर से की जगह हम को कर देंगे, 1 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा। अब इसको एक रूल समझ लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें अगर इस रूल को। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि कोई फिक्स तिथि को कहते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस, ये कोई रूल नहीं है, मैं इस वाक्य को याद करने का एक तरीका सेट कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि यूपीपीएससी आयोग, यूपीपीएससी, चाहे पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या सीसेट का, पीसीएस में सीसेट हो या आरओ में हो, आरओ में हो, हूबहू लाइन इसी हरदेव वाहरी से ही वो रखता है। तो हमें करना क्या है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे विजुअलाइज करके या कोई अन्य ट्रिक वगैरह लगा करके या किसी अन्य वाक्यों के साथ तुलना करके, हमें अपने दिमाग में इसको रख लेना है कि यहाँ पर 1 जुलाई अगर आ जाए तो यहाँ पर से नहीं होगा, को होगा। अब किस हिसाब से होगा? क्योंकि हमने एक दो वाक्य और ऐसे बनाया कि जैसे मैं लिखता हूँ कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो हमने देखा कि ये एक फिक्स डेट है 26 जनवरी। तो इसके साथ में को लगा दिए हम, जहाँ पे फिक्स डेट है, जहाँ पर फिक्स डेट है कि इस डेट को ये होता ही होता है। तो हम जानते हैं कि 31 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहती है और 1 जुलाई को नया सत्र प्रारंभ हो जाता है, 1 जुलाई को ही। क्योंकि ये चीजें फिक्स हैं कि जो नया सत्र है वो 1 जुलाई को ही होता है, और जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को ही होता है। जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे उसके लिए हम को लगाएंगे क्योंकि वो 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो जहां पर डेट फिक्स होती है उसके साथ हम याद रखेंगे कि वहां पर को का चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पर 1 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा, से नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सबको ऑलरेडी पता होता है। अभी तो जो सेशन है वो बदला जा चुका है अब पढ़ाई का। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम 20 मई से 31 जून, हाँ शायद 31 जून, जुलाई अगस्त, या शायद 30 जून का ही महीना होता था। तो उस दिन तक विद्यालय बंद रहता था और 1 जुलाई को फिक्स रहता था कि उसी दिन को नया सत्र शुरू हो जाता था। तो ये रूल हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। इसको थोड़ा सा ये ट्रिकी है। बाढ़ से अगर हम इसको बांट दें, बाढ़ से
फसल सत्यानाश, इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे इस वाक्य को। चलो इसी से करते हैं। हो रही है, 3 पार्ट में अगर इसको हम बांटे, सबको अलग अलग हम पढ़ पढ़ कर चेक करें। बाढ़ से ठीक है। फसल सत्यानाश हो रही है। यहाँ पर इस ये दोनों शब्दों को पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम कहते हैं कि बाढ़ से फसल सत्यानाश, नहीं, फसल का सत्यानाश हो रहा है। और ऐसा इसलिए चूंकि एक संबंध है, संबंध का चिन्ह का, की, के, ये बहुवचन, सत्यानाश हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अ, सत्यानाश, फसल और बाढ़ के बीच में एक संबंध होता है। क्योंकि संबंध ऐसे हम पकड़ते हैं हमेशा कि कोई एक शब्द पकड़ते हैं चेक करने के लिए, जैसे सत्यानाश। सही लिखा है, सत्यानाश। अगर इसके लिए हम कोई संबंध पकड़ें कि इसका सत्यानाश का किसी न किसी चीज से संबंध होता है, तो इसका हम देखते हैं कि इसका बाढ़ से संबंध है, बाढ़ से संबंध है। तो बाढ़ और सत्यानाश के बीच में एक संबंध है कि बाढ़ आती है तो सत्यानाश होता है कुछ ना कुछ। तो दोनों के बीच में एक संबंध है। अब हम देखते हैं कि संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, हमको ये चीज पता होता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे। तो जो संबंध का चिन्ह है, क्योंकि हमने देखा कि सत्यानाश का संबंध बाढ़ से है, हमने तो ये पकड़ लिया कि इसमें संबंध कारक लगेगा। अब मैं इसका चिन्ह लाता हूँ। का, की, के, ये तीनों चिन्ह हैं। अब इसी में से कोई ना कोई एक लगेगा, कोई चिन्ह। तो मैं का लगाऊं कि की लगाऊं कि के लगाऊं, इसमें से क्या लगा सकता हूँ? तो इसका भी एक नियम है कि जो का, की, के लगता है, का, की, के, ये जो चिन्ह लगता है, ये अपने बाद वाले शब्द के लिंग को पकड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या है? सत्यानाश। सत्यानाश क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। तो हमें इसमें से पुल्लिंग को चुनना है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आ गया, ये बहुवचन में आ गया, हमें इसको यूज करना है। तो सत्यानाश चूंकि ये पुल्लिंग है, तो हमें कारक चिन्ह में इस पुल्लिंग को पकड़ना है। तो बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रही है। इससे संबंधित अगर मुझे कोई एक आध और शब्द याद आ जाए तो। हाँ, जैसे अगर हम देखें कि यह मोहन की किताब है। यहाँ पर जो की लगा, जबकि यहाँ पर तो मोहन पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर की लग गया। क्यों? क्योंकि ये जो की है, ये अपने बाद वाले शब्द के लिंग को पकड़ती है। तो किताब क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर की लग गया। अब हम एक का देखते हैं। तो यह मोहन का घर है। अब हम देखते हैं कि मोहन के बाद का लग गया। क्यों? ये घा के घर के लिंग को पकड़ रहा है, अपने बाद वाले के लिंग को पकड़ेगा। घर क्या होता है? घर पुल्लिंग होता है। क्यों? कैसे? बड़ा घर, छोटा घर, और बड़ा घर, छोटा घर, लंबा घर। इस हिसाब से हम देखते हैं कि घर पुल्लिंग है। तो इसलिए ये जो का है, ये अपने पीछे वाले के हिसाब से अपना लिंग चेंज करता है। तो अब हम वैसे यहाँ पर देखते हैं कि सत्यानाश क्या है? सत्यानाश पुल्लिंग है। तो हमें दोनों के बीच इसमें एक संबंध कारक का चिन्ह लगाना है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, की, के, का, की, के, ये चिन्ह है। तो इसमें से अब हमें क्लियर करना है कि मैं का लगाऊं कि की लगाऊं कि के लगाऊं। तो ये सत्यानाश के हिसाब से ये लग जाएगा, का, की, के, तो का लग जाएगा। अगला है, तुम मुझे नाराज हो। तो इसमें बहुत कुछ सोचना नहीं है, तुम मुझसे नाराज हो। अपने बच्चे वीर बनाओ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि है। एक मिनट।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अशुद्धि है वह कारक संबंधी अशुद्धि है। बच्चे क्या हो गया, बच्चे सजीव हो गया। तो सजीव के साथ हमें को चिन्ह लगाना रहता है। और इन्होंने यहाँ पर किया क्या है कि बाकी जो अशुद्धि ऊपर दी हुई है उन्होंने निर्जीव के साथ तो को लगा दिया। तो वहां पर ये हो गया कि हमें निर्जीव के साथ में को लगाना नहीं है। यहाँ पर जो अशुद्धि है वो इन्होंने सजीव के साथ में को चिन्ह को हटा दिया है। तो हमें बच्चे के बाद में को लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम को लगाने के बाद में देखेंगे कि क्या हमारा जो वाक्य है वो फ्लो पकड़ रहा है। अपने बच्चे को वीर बनाओ, नहीं, बच्चे एक वचन में है, इसको हमें बहुवचन में बदलना पड़ेगा। क्योंकि अपने, अपने क्या है, अपने है एक वचन, अपने एक वचन है। बनाओ, ये भी बहुवचन, सॉरी मैं गलत बोल दिया शायद। अपने क्या है, ये बहुवचन है। बनाओ इसके हिसाब से चल रहा है ये बहुवचन। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक गलती कर दी और कि बच्चे एक वचन यूज कर दिया है। तो यहाँ पर हम कर देंगे कि बच्चों, अपने बच्चों को वीर बनाओ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बच्चे, बच्चों और बच्चा, बच्चा, ये दोनों तो लगते हैं कि बहुवचन है। ये तो पक्का पता है कि एक वचन है। लेकिन इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहता है। इसको, दोनों को परिस्थितियों के अनुसार हमें बहुवचन या एक वचन के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार में। जैसे इससे संबंधित अभी वाक्य आएगा, आगे की कक्षाओं में मिलेंगे, वहां पर हम इसको साथ में करके बताएंगे। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो इससे संबंधित रूल वहां पर डिस्कस करेंगे। अगला है आपने मुस्कुरा दिया। इससे संबंधित जो रूल है कि जो एक होती है क्रिया, क्रिया होती है आकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये जो कारक चिन्ह ने है वो हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ में ने लगता है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ में ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर है कि आपने मुस्कुरा दिया। अब हम यहाँ से पहले ने को डिलीट करेंगे कि फिर अब इसको हम पढ़कर देखते हैं कि आप मुस्कुरा दिया। तो इसको हम, अब चूंकि आप के साथ में हमेशा दिए लगेगा, क्योंकि आप एक, इससे भी संबंधित एक नियम है कि बहुवचन, आपको हम बहुवचन के रूप में मानते हैं। तो इसके साथ जो अंतिम क्रिया है उसे भी बहुवचन में बनाएंगे, क्योंकि दिया एक वचन हो गया और इसके साथ में हम दिए कर देंगे, इसलिए हो जाएगा आप मुस्कुरा दिए। अब हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक रूल समझते हैं कि सकर्मक क्रिया में कोई ना कोई काम होगा और अकर्मक क्रिया में कोई काम नहीं होता है। इसको एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं अ, इस समय घर पे हूँ और घर वालों ने मुझे कहा कि चलो ठीक है, आज संडे है, कोई ना कोई काम करो, तभी खाना मिलेगा या तभी कुछ रुपए दिए जाएंगे। मुझे क्या, मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा बोला जाता है, कोई कक्षा 10 का बच्चा है, उसको कहा जाता है कि आज संडे है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी कुछ पॉकेट मनी दी जाएगी या कुछ खाने पीने को या मेला जाने के लिए कुछ पॉकेट मनी दी जाएगी। तो ये दो बच्चे हैं, ए और बी। ए खूब हंस रहा है और बी क्या काम कर रहा है कि घर का कुछ काम वाम कर रहा है, सफाई में लगा हुआ है। अब जब इससे पूछा गया कि दोनों के बारे में, या मान लीजिए ये हंस रहा है या ये बोल रहा है, चुटकुले मार रहा है, या कोई गाना गा रहा हो,
तो अब जब पैसा देने की बारी आएगी तो घर का जो सदस्य है या जो घर का मुखिया है कि वह देखेगा कि किसके द्वारा कार्य का संपादन किया गया। बी को तो देखा गया ठीक है कि इसने घर चमका दिया, इसने काम किया, लेकिन इसका क्या? इसने कुछ ना कुछ किया तो, लेकिन क्या इसको इससे पैसे मिलेंगे? हंसने के, बोलने के, गाने के, चिल्लाने के, इसके कुछ पैसे इसको मिलेंगे? तो मेन हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि जिससे हमें कोई ना कोई इंसेंटिव मिले, हमें कोई प्रोत्साहन मिले और हमारे उस काम को बाद में लोग देखकर ये समझ सकें कि यह इस व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो उसमें सकर्मक क्रिया आएगी और अकर्मक क्रिया में ये आ जाएगी। इसलिए ऐसा हम समझ सकते हैं इसको। अब अगला देखते हैं कि वह अपना भाग्य कोस रहा है। इसको ये इसको हाईलाइट करना है। वह अपना भाग्य कोस रहा है। भाग्य कोस रहा है। अब किताब वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन की वाक्य शुद्धि में ये दिया गया है कि भाग्य हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है भाग्य। जैसे कि उसमें और दिए गए हैं समाचार, दाम, होश या प्राण, अनेक, आंसू, ऐसे कई शब्द दिए गए हैं जिनको कि हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये मान लिया कि भाग्य बहुवचन हो गया। अब इसके बगल का जो शब्द दिया गया है वो एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब हम भाग्य को बहुवचन मानते हैं तो अपना यहाँ पर नहीं लिख सकते। ये हो जाएगा वह अपने भाग्य, अपना नहीं करेंगे इसे, अपना अपने कर देंगे। तो भाग्य के हिसाब से ये परिवर्तित हो जाएगा, ये बहुवचन है तो इसे भी बहुवचन के रूप में हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। अब हम इस वाक्य को पढ़कर देखते हैं। वह अपने भाग्य कोस रहा है। ये वाक्य अभी पढ़ने में अटपटा लग रहा है। अब हम इसके साथ हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द जोड़ना पड़ेगा, तब इस वाक्य का फ्लो बनेगा और सुनने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसके साथ अगर हम को जोड़ दें यहाँ पर, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये वाक्य पढ़ने में अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये होगा कि भाग्य के साथ को लगाया गया, जबकि ये भाग्य निर्जीव होता है तो को लग गया। वो ठीक है, वो नियम यहाँ पर नहीं काम करेगा, इसलिए क्योंकि हमने भाग्य के हिसाब से अपना को अपने कर दिया और जब अपने हो जाता है तो अपने के साथ में हमें को लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अपने के हिसाब से यहाँ पर को लगाया है। अगला है, इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। तो यहाँ पर इसी बहाने से आपके दर्शन भी हो गए। आपके इसी बहाने आपके दर्शन, आपके भी दर्शन हो गए। तो भी को हटा देते हैं, क्योंकि अब मैं जब यहाँ पर ई लगाऊंगा तो यहाँ पर एक ई का प्रयोग अन्यथा हो जाएगा। यहाँ पर द्वि रुक्ति संबंधी या शुद्धि हो जाती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। अब अगला है, हम गरीब हैं तथापि अनुदार नहीं। एक राइम, राइम संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे कि हम अंग्रेजी में देखते हैं कि नाइदर, नाइदर के साथ नार लगेगा, आयदर, आयदर के साथ आर लगेगा। तो वैसे
हिंदी में भी होता है। हिंदी में ये होता है कि यहाँ पर है तथापि, यहाँ पर हमारे वाक्य में दिया गया है तथापि, तो इसके साथ जो राइम करेगा वो होगा यद्यपि। तो इस हिसाब से हमें इस वाक्य को तुकांत या राइम करवाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यद्यपि, यद्यपि हम गरीब हैं तथापि अनुदार नहीं। अगला है मजदूर खूब काम करता है क्योंकि अच्छा पैसा मिले। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा ये वाले को। मजदूर खूब काम करता है, यहाँ पर होगा ताकि अच्छा पैसा मिले। ताकि और क्योंकि दोनों में अंतर ये है, ताकि वहां लगाएंगे जो ये ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को बताता है, ये उद्देश्य को बताता है, क्योंकि ये कारण को बताता है, कारण को बताता है। अब ताकि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां पर कोई उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव हो। जैसे मजदूर खूब काम करता है ताकि अच्छा पैसा मिले, तो ये उसका उद्देश्य है, पैसे का उद्देश्य है, इसलिए वो खूब काम करता है। अभी मैं इसको और उदाहरण से देखूंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब और क्योंकि कारण बताता है। जैसे अभी हम एक वाक्य देखें कि वह प्रथम आया, वह प्रथम आया क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया था, बहुत परिश्रम किया था। यहाँ पर हम क्यों की कारण बताने के संदर्भ में कर रहे हैं। वह प्रथम आया, प्रथम होने का कारण है कि उसने बहुत परिश्रम किया था। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के लिए कि ऐसे उद्देश्य के लिए, उद्देश्य, अब जैसे हम सबका उद्देश्य है कि नौकरी पाना, नौकरी या सिलेक्शन लेना, पीसीएस या जो भी आरओ एआरओ में हमारा उद्देश्य ये है कि हमें यहाँ पर चयन लेना है, चयन लेना है। तो अब हमें उद्देश्य जहाँ पर या जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है उसके साथ में हम ताकि का लगाएंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे कि मैं मैं दिन रात पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ ताकि, ताकि पीसीएस में चयनित हो सकूं, चयनित हो सकूं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों हमने जो दो वाक्य देखे, यहाँ पर हमने क्योंकि लगाया और यहाँ पर मैंने ताकि लगाया। दोनों में अंतर ये है कि जो क्योंकि है वो किसी चीज का कारण बताता है, लेकिन जो ताकि है वो हमारे उद्देश्य या हमारे जीवन के लक्ष्य को बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मजदूर खूब काम करता है। खूब काम क्यों करता है? क्या ये अच्छा पैसा मिले उसका कारण बता रहा है? नहीं, कारण नहीं बता रहा है। ये इसके लक्ष्य को बता रहा है कि महीने में उसे एक अच्छी सैलरी मिल जाए, उसे एक अच्छी सैलरी मिल जाए, इसलिए वह खूब काम करता है। तो उसे एक अच्छी सैलरी मिल जाए, यह इसका लक्ष्य है, यह इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसलिए यहाँ पर हम ताकि लगाएंगे और हम क्योंकि वहां पर लगाएंगे जहां पर इसका कोई कारण बता देता। जैसे कि ऐसे कर दें कि यहाँ पर तो हमने देखा ही है, मैं एक वाक्य को और लेकर देखता हूं कि वह थक गया, थक गया है। अब हम देखेंगे क्योंकि उसने खूब काम, बहुत काम किया, बहुत काम किया। अब हम देखते हैं क्योंकि इसके जो थकने का कारण है इस दूसरे वाक्य में बता दिया गया है। दूसरे, तो यहाँ पर
हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे, इससे संबंधित अभी एक और आएगा नीचे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर भी राइम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर कह रहा है कि उतने, जैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। नहीं, यहाँ पर हम लगाएंगे कि उतने के साथ लगता है कि जितने, जितने उतने, जितने उतने राइम कर रहा है। तो जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। अगला होगा, मैं काम कर रहा था उसी समय वह आ धमका। तो यहाँ पर भी राइम की संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर है उसी समय। उसी समय होता है कि जिस समय के बाद तुकांत बैठता है उसी समय, उसी समय। तो हमारा वाक्य शुरू होगा जिस समय से। तो जिस समय के बाद लगाएंगे हम उसी समय। तो यहाँ हो जाएगा कि जिस समय मैं काम कर रहा था उसी समय वह आधम का। अगला है, जिस समय मैं खाना खा रहा था उसी समय वह आ पहुंचा। अगला, जिस समय मैं स्नान कर रहा था उसी समय पानी बंद हो गया। जिस समय मैं अ, नाटक देख रहा था या मोबाइल चला रहा था उसी समय लाइट चली गई। तो ये तुकांत के नियम होते हैं, इसको हमें देखना है। अभी आगे और मिलेगा। अब यहाँ पर ज्यों ही वह पहुंचा, उसके इसके साथ में लगेगा, लगेगा ज्यों ही के साथ में लगेगा त्यों ही। यहाँ पर इसके साथ ज्यों ही के साथ में त्यों ही राइम करेगा। ज्यों ही के साथ में त्यों ही। यहाँ पर बड़ी बड़ी ही लगेगा और यहाँ पर भी बड़ी ही लगेगा। ज्यों ही, त्यों ही। ज्यों ही वह पहुंचा त्यों ही मैं उठ बैठा होगा। अब अगला है, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। ये आया था पीसीएस मेंस 2024, हिंदी में आया था ये। हिंदी पेपर में ये वाक्य आया था। तो यहाँ पर मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है कि उसे अपना पेट पालना है। यहाँ पर ताकि नहीं होगा। ताकि हमने बताया कि ताकि जो लगता है वो जीवन के उद्देश्य को लगता है, जीवन के उद्देश्य को लेकर के लगता है। और ये बता रहे हैं कि अपना पेट पालना है। तो पेट आदमी कहने को तो रोज पेट पालता है, ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। पेट पालना कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, पैसे कमाना लक्ष्य है। पैसे कमाना लक्ष्य है। महल बनाना लक्ष्य है। महल बनाना, गाड़ी खरीदना लक्ष्य है। बेटे और बेटियों को पढ़ाना लक्ष्य है। ये लक्ष्य है। जबकि पेट पालना कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो जब हम ताकि लगाएंगे तो इसके साथ में हमें अगला वाक्य किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के होना चाहिए। तो इन्होंने एक तरफ ताकि लगा दिया है और दूसरी तरफ ये तो दैनिक दिनचर्या है, हमें दिन में कई बार पेट पालना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसके साथ में हम ताकि नहीं, इसके साथ में हम की लगा देंगे। और एक होता है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें योजक चिन्हों की जरूरत पड़ती है। जैसे हो गया कि, इसलिए, ताकि। तो यहाँ पर हमने योजक चिन्ह लगा दिया है। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है कि उसे अपना पेट पालना है। अब यहाँ पर है कि शीघ्र चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अब आगे जो आ रहे हैं वाक्य शुद्धियां, वे हैं कि दो वाक्य रहेगा। एक वाक्य रहेगा ए और एक वाक्य रहेगा बी। इनको दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक योजक, ये है योजक चिन्ह, योजक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। चिन्हों का प्रयोग, योजक चिन्ह जैसे होते हैं कि, ताकि, इसलिए, ऐसे ये सब योजक चिन्ह होते हैं। तो हमें वाक्य को पढ़कर उसकी प्रासंगिकता अनुसार हमें योजक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर है शीघ्र चलो, ये एक वाक्य हो गया। ट्रेन छूट जाएगी, ये दूसरा वाक्य हो गया ए।
और बी। और यहाँ पर है कि अ, दोनों के बीच में हमें एक योजक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह लगा तो है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों वाक्यों की प्रासंगिकता के अनुसार में जो होना चाहिए वो नहीं लगा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शीघ्र चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अगला है वे आए थे कि आपसे कुछ बात कर लेते। अब यहाँ पर ठीक है, पहला वाक्य ये हो गया, और ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर की योजक चिन्ह लगाया है। तो देखते हैं कि क्या ये वाक्य के हिसाब से फिट है। वे आए थे कि आपसे कुछ बात कर लेते। बिल्कुल, कि बिल्कुल फिट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अशुद्धि यह है कि ये है आप, और यहाँ पे लिखा है लेते। आप के साथ इन्होंने लिखा है लेते। हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप होता है सम्मानजनक शब्द। लेते ये इनफॉर्मल का इनफॉर्मल शब्द होता है। तो हमें आपके साथ में ले लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में जो क्रिया होती है या बाकी जो शब्द जुड़ते हैं उसको हम बहुवचन के रूप में यूज कर लेते हैं करते हैं। तो यहाँ करेंगे कि वे आए थे कि आपसे कुछ बात कर लें। इसमें टाइम लग रहा है। इस जो पेज में जो वाक्य शुद्धि दी गई है इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि ये बहुत टफ पोर्शन है। इसमें मुश्किल से 4 या 5 पेज ऐसे हैं जिसमें टाइम लगता है। बाकी के जो पीछे के पेज हैं वो विदिन 5 मिनट में एक पेज हो जाता है। और सबसे टफ रूल इसी में है। और यहीं से आयोग एक या दो क्वेश्चन दे देता है। क्या है कि जैसे आरओ और ए आरओ में 10 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा वाक्य प्लस शब्द शुद्धि के, जिसमें से कि 5 वाक्य शुद्धि आती है, 5 शब्द शुद्धि आती है। और आयोग को जब पेपर टफ करना रहता है तो यहीं से ला कर देता है, इसी इसी 5-6 पेज से। और वासुदेव नंदन के जो 77 वाक्य शुद्धियां हैं वहां से, और इन सब से मिला करके वो पेज, इन्हीं पेज से वो क्वेश्चन बनाता है। और होता क्या है कि आर या आर चाहे प्री हो या मेंस हो, यहाँ पर मार्जिन कम रहता है नंबर लाने की। इसलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर लड़ाई रहती है। तो हमें थोड़ा सा समय निकाल करके इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और लोग पढ़ के भी जाते हैं, जो लोग हिंदी में 58 या 60 के आसपास लाते हैं वे लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो इसको मैं जब पढ़ा और मैंने देखा कि यूट्यूब पर इसको कोई सही से पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। हो सकता हो कि उनको आता हो और वो इतना टाइम ना दे पाते हो पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी रहती हैं। वो काफ़ी फेमस टीचर रहते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी रहती हैं। और फिर मैं अपने लिए सोचा कि मुझे अभी थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन की छुट्टी मिली है ये मेंस देने के बाद में। तो मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाए, ताकि जो आगे आने वाले तैयारी करने वाले लोग हैं उनको कहीं भटकना ना पड़े वाक्य शुद्धि के लिए। तो मैं करूँगा क्या कि जो वासुदेव नंदन में है और जो हरदेव बाहरी में है और जो घटना चक्र में वाक्य शुद्धि है, मैं मेरा प्लान ये है कि मैं बीच बीच में टाइम निकाल निकाल कर इसको मैं नियम के साथ बताता रहूँगा, ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर ये आ जाए हूबहू तब तो ठीक है, अगर इससे संबंधित आ जाए तो उसमें भी कोई किसी को दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो सबसे टफ पोर्शन होता है 60 नंबर के व्याकरण में वो वाक्य शुद्धि ही होती है। अगला देखते हैं। लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया। एक ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका ये हो गया। दो वाक्य हैं ए और बी, कोई योजक चिन्ह लगाएंगे हम। तो लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा जो योजक चिन्ह होगा वो होगा इसलिए, या इसको हम लिख देते हैं कि इसलिए पढ़ने नहीं आया। आपने अच्छा किया जब मुझे सूचना दे दी। इसका होगा आपने अच्छा किया जो जो नहीं चलेगा।
जो होता है इसमें हम लगाएंगे ये वाला योजक चिन्ह। एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया। ये ए वाक्य हो गया, ये बी वाक्य हो गया, दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे, की लगा देंगे। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। अगला है, जैसा आप सब जानते हैं कल छुट्टी रहेगी। एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, ये ए वाक्य हो गया, ये बी वाक्य हो गया, दोनों के बीच में हमें योजक चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इसमें से हम कौन सा लगा सकते हैं। ताकि लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, की लगाएंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि लगेगा तो यहाँ पर लगाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इससे भी संबंधित मैं एक नियम अभी स्पष्ट करूंगा। जैसा आप सब जानते हैं कि कल छुट्टी रहेगी। अब मुझे ये तो पता चल गया कि दो वाक्य हैं और हमें योजक चिन्ह लगाना है। कौन सा फिट बैठ रहा है, की। तो ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा होगा, जैसा आप सब जानते हैं कि कल छुट्टी रहेगी। लेकिन ये जो की है ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ये जैसा के बाद लगेगा। क्योंकि जो की लगता है वो हमेशा, अगर जैसा वाक्य है तो वो जैसा के बगल ही हमेशा लगाया जाएगा, ये नियम है। तो जैसा कि यहाँ से ये जो की है इसको उठाकर यहाँ लाएंगे हम, कि जैसा कि आप सब जानते हैं कल छुट्टी रहेगी। अगला है, क्या बूढ़े, बूढ़े क्या, ये है, बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है। यहाँ लगा देना है क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है। जहाँ मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। तो यहाँ पर राइम संबंधी अशुद्धि है। तो जहाँ के साथ में लगता है, जहाँ के साथ में लगता है वहाँ। तो जहाँ मनुष्य विवश है वहाँ असमर्थ भी है, उसी प्रकार हटा के वहाँ, जहाँ के साथ में वहाँ लगा देंगे। जैसे कोई अगर दूसरा लें, तो जहाँ मरुस्थल है वहाँ वर्षा नहीं होती। या ऐसे कर दें कि जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ मरुस्थल है। जहाँ वनस्पतियां हैं वहाँ वर्षा होती है। तो ये जहाँ और वहाँ का रूल है, जहाँ और वहाँ का ये रूल यहाँ पर काम करता है। इससे ना तो कष्ट होगा ना तो परेशानी। हम देखते हैं कि तो को दो बार नहीं यूज कर सकते हैं, द्विरुक्ति हो जाएगी। तो तो एक जगह हमें डिलीट करना पड़ेगा। और तो इसमें द्विरुक्ति है, द्विरुक्ति अशुद्धि है, प्लस हमें एक राइम फिट करना है, या इसी को कहते हैं हिंदी में तुकांत, तुकांत वाला शब्द फिट करना है। तो इससे ना तो कष्ट होगा ना ही परेशानी। तो ना तो के साथ में ना ही फिट बैठता है। इससे ना तो कष्ट होगा ना ही परेशानी। ना तो वह आया ना ही कोई संदेशा भेजा, या ना तो वह आई ना ही कोई संदेशा भेजी। अब उसके बाद में अगला है, युद्ध के द्वारा लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा। हम देखते हैं कि जो कष्ट होता है, कष्ट, कष्ट का कोई ना कोई कारण होता है। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि कष्ट का कोई ना कोई कारण होता है। ये द्वारा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा युद्ध के कारण। जैसे अभी इसके आगे आएगा एक वाक्य, कि वह संतान के कारण दुखी है। वहां भी उल्टा ऐसे दिया रहता है कि वह संतान को लेकर दुखी है, नहीं। जैसे वह संतान, पीछे आएगा इसके, वह संतान को लेकर दुखी है। अब जो दुख होता है या कष्ट होता है, इसका कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ वह संतान के कारण दुखी है होगा। अभी इसके पीछे ये मिल जाएगा ये वाला वाक्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि युद्ध के कारण लोगों ने कष्ट भोगा। अगला है, सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। तो यहाँ पर सारे और जो भर है वो द्विरुक्ति देता है। ये दोनों एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसलिए चाहे हम करें कि देश भर में रोष प्रकट किया गया या सारे देश में रोष प्रकट किया गया, दोनों में से एक ही प्रयोग करेंगे। अगला है, इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। इससे संबंधित जो नियम है, हमारे शरीर के जितने अंग हैं, जैसे आंख हो गया,
कान हो गया, हाथ हो गया, कंठ हो गया। इसके बाद में हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। से, जैसे से से, इसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद में जैसे आंखों से देखी घटना नहीं होगा, आंखों देखी घटना होगा। कानों से सुनी घटना नहीं होगा, कानों सुनी घटना होगा। कानों सुनी घटना। हाथ में ले लिया नहीं, हाँ अगर ऐसे कहें कि इसके बाद कहें कि हाथ में ले लिया, नहीं, हाथ ले लिया। कंठ, तो ये रूल है कि हमारे शरीर के जो भी अंग आएंगे उसके बाद में अगर कोई चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह नहीं लगता है हमारे अंग के बाद में। जैसे कि आंखों से देखी घटना नहीं, आंखों देखी घटना। कानों से सुनी घटना नहीं, कानों सुनी घटना। उसने मुक्त कंठ से गाया, नहीं, उसने मुक्त कंठ गाया। तो ये इसमें हमें से हटा देना है, ये हस्त के बाद में, क्योंकि ये हमारा अंग है और इसके बाद में हम से नहीं लगाएंगे। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। सहित को हटाकर हम लिख देंगे कि स धन्यवाद प्राप्त हुआ।